एक बार फिर से पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतर गया है और इस बार खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तैयार करता है और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकवादियों को एलओसी तक भेजता है। लेकिन इन साजिशों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। इस बार पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को पालता है, पोसता है। सात दिन में 7 आतंकी ढेर। In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. घाटी में हथियारों की डिलीवरी। While he claims, the surrender terrorist, he claims that he was informed by his handlers, by the group, that he is to drop a supply in the area of Pattan. आतंकियों का ग्रैंड प्लान। It is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. क्या करने वाले थे आतंकी? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बीते करीब 1 महीने से आतंकियों की घुसपैठ और एलओसी पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। आतंकियों के पास से जितने हथियार पकड़े गए हैं वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह हलचल 18 सितंबर 2016 की उस खौफनाक तस्वीर की याद दिला रही है जब कायर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का जवाब भारत ने आज से ठीक 5 साल पहले यानी 28 सितंबर 2016 को दिया था, जब हिंद के जाबाज फौजियों ने पीओके में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन आज 5 साल बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप घुसपैठ के ये आंकड़े देखिए। 30 अगस्त 2021 एक आतंकी को घुसपैठ की कोशिश के दौरान पुंछ के इलाके में मारा गया। 26 सितंबर 2021 लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। टीआरएफ के एक आतंकी को मार गिराया गया। 23 सितंबर 2021 उरी के इलाके में 3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया गया। 18 सितंबर 2021 6 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। 4 आतंकी वापस पाकिस्तान भागे। 1 आतंकी मारा गया। 1 आतंकी को सरेंडर करना पड़ा। It started on 18th of September. This operation started 18th September night. That is when our patrol along the line of control detected an infiltration movement on the LC. This resulted in a firefight. When all the factors were examined, we realized that the infiltration group was of a strength of 6 personnel. And when the encounter took place, 2 of these infiltrators had come across the fence while 4 were on the other side of the fence. After the firefight, these 4 terrorists who were on the Pakistani side of the fence, they took advantage of dense foliage and darkness and retreated towards the Pakistani side. These 2 terrorists who were in the process of crossing the fence, they sneaked onto the Indian side of the fence. Once we realized all this, the additional forces were mobilized to cordon these 2 terrorists who had infiltrated into the own side. ये आतंकी हिंदुस्तान की सरजमी पर तो आ गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने तय कर लिया कि ये अपने मकसद में कामयाब न हो पाएं। आतंकियों को सरहद के पास ही घेर लिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। आतंकियों को लगातार ट्रेस किया जा रहा था और 26 सितंबर को आतंकियों को एक नाले में घेर लिया गया। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, लेकिन दूसरा आतंकी अपनी जान की भीख मांगने लगा और उसने सेना के सामने सरेंडर कर दिया। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ खुलासों का दौर और यहां पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया।
He has identified himself as Ali Babar Patra. Ali Babar Patra, aged 19 years, son of late Muhammad Latif, resident of Dipalpur, district Okara, Punjab of Pakistan. He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. That's the location of his training camp that he has revealed. Subsequently, after training, he was sent home, and thereafter he was recalled for some important task this year. Individual has given the details of his residence. He has also given the contact number of his mother. इस आतंकी ने सिर्फ अपना पता और ट्रेनिंग की डिटेल्स ही नहीं दी, लेकिन उसने अपने आकाओं के कश्मीर प्लान का भी खुलासा किया। While he claims, the surrender terrorist, he claims that he was informed by his handlers, by the group, that he is to drop a supply in the area of Patan. That's the information he was given. He was told that he is going to drop a supply at Patan. But when we go over the recoveries and modus operandi, it is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. इस आतंकी की बातों से किसी बड़ी साजिश की बू आ रही थी। हथियारों के इस जखीरे को देखिए, इतना सारा मौत का सामान ये तो 2 आतंकियों से बरामद किया गया है। जरा अंदाजा लगाइए कि जो 4 आतंकी और इसके साथ घुसपैठ के फिराक में थे, उनके पास और कितने हथियार होंगे। इतना ही नहीं, बीते करीब 1 महीने से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही है। In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. The major recoveries that have taken place is 7 AK series rifle. I'm talking about the recoveries only in this operation and the one that took place in the surrounding area on 18th of September. So total recovery of these 2 operations, major recoveries are 7 AK series weapons, 9 pistols and revolvers, and total more than 80 grenades of various kinds, and along with some Indian and Pakistani currency. अभी तो आतंकियों की एक प्लानिंग का पता चला है। पकड़ा गया 19 साल का अली बाबर अभी सुरक्षा बलों की कैद में है। अभी तो वो और राज उगलेगा, पाकिस्तान की पूरी साजिश से पर्दा उठाएगा। श्रीनगर से ईशान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल वत्स लगातार आपको ये बता रहे थे कि जो कुछ भी पूछताछ में सामने आया है वो गंभीर और एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जिस समय देखिए प्रधानमंत्री को आप UNGA में सुन रहे थे, जहां पर वो आतंक का लगातार जिक्र कर रहे थे, और ऐसे में ये आपके सामने सबूत है कि एक के बाद एक पाकिस्तान इस तरह की वारदातों में, इस तरह की साजिशों में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादियों पर लगाम लगाने को लेकर जो प्रयास होने चाहिए उस पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर पूरे देश के सामने है। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ ईशान वानी जुड़ गए हैं। ईशान, देखिए, हमने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा अपनी इस रिपोर्ट में भी अभी दिखाया। बड़े चौंकाने वाले खुलासे थे, लेकिन उससे भी आगे की बात यह कि जिस तैयारी के साथ और जो कुछ सामान इस आतंकवादी से बरामद हुआ है, वो तो ये इशारा कर रहा है कि अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जिसे फोर्सेस ने टाला है किसी तरह से। जी ईशान, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हम तक, लेकिन लगातार हम आपको जो
ग्रेनेड बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, जो भी हथियार असला इससे बरामद हुआ है उसकी भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेनिंग होने से लेकर उसके बाद हिंदुस्तान में कदम रखने तक और फोर्सेस के साथ जो मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के बाद 4 आतंकवादी तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन जिस एक को पकड़ा गया उससे ये सारी जानकारी सामने आई है। तो कितना बड़ा ये नेक्सस है, कहां तक ये जाल फैला हुआ है, इसे फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जाएगा। क्योंकि इस तैयारी से अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो ये अपने आप में कितनी बड़ी एक घटना हिंदुस्तान के लिए हो सकती थी, जिसे नाकाम करने में हमारी फोर्सेस कामयाब रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में बने पिस्टल से लेकर कटर, ग्रेनेड, आप देखिए हिंदुस्तान के खिलाफ किस कदर इस साजिश को प्लान किया गया था। पीओके में इनकी ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग को भी बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया, जिसको लेकर हम आपको एक पूरा रूट मैप भी अभी दिखाएंगे कि कैसे इन्हें ट्रेन किया गया। और ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के बाद छोड़ दिया गया, ट्रेनिंग के बाद कहीं जो सिखाया गया था वो भूल तो नहीं गई था, उसके लिए दोबारा से एक और रिफ्रेशर कोर्स तक दिया गया। तो इस तरह से जो आतंकवादी इंस्टीट्यूट वहां पर चल रहे हैं पीओके में, भारत के खिलाफ उनकी साजिशों का कोई अंत नहीं है। और लश्कर की इस साजिश को फोर्सेस ने जिस तरह से बेनकाब किया है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई जिसमें सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया कि आखिर ये किस मकसद से आए थे, हथियार पहुंचाना इनका मकसद था। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जितना ये सामान बरामद हुआ है, इस सामान को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश और प्लानिंग थी। जिस आतंकी को पकड़ा गया है, पूछताछ के दौरान उसने पीओके में लश्कर में ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताया, लेकिन सरहद पार ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों अड्डों पर हिंदुस्तान के खिलाफ खुलकर साजिश चल रही है। एक एक कर आपको पूरी डिटेल बताते हैं। इन इलाकों को लेकर जो जानकारी है, ये एलओसी पर किस तरह से टेरर कैंप्स चल रहे हैं वो मैप पर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। उरी, इसके अलावा पुंछ, नौगाम, पालनवाला, तंगधार, माचिल, कृष्णा घाटी, नौशेरा, तो एलओसी से लगते हुए ये तमाम इलाके हैं जिनके इर्द गिर्द एलओसी पर ही ये टेरर कैंप चल रहे हैं। कितने आतंकवादी यहां पर मौजूद हैं, आपको इस पर भी एक नजर डालनी चाहिए। उत्तरी पीर पंजाल रेंज की अगर बात करें तो यहां पर करीब 170 आतंकवादी मौजूद हैं। दक्षिण पीर पंजाल रेंज की तरफ आप जाएं तो वहां पर करीब 80 आतंकवादी मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर करीब 20 से 30 आतंकवादियों की मौजूदगी है। किन आतंकी संगठनों के कैंप्स इन इलाकों में चल रहे हैं, इसमें लश्कर तैयबा का नाम सबसे ऊपर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर के 2 नए कैंप जो हैं वो भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि ये तमाम कैंप्स हैं जो भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। ट्रेनिंग से लेकर भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए तमाम कदम इनकी तरफ से उठाए जाते हैं। तो ऐसे में जब आप इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर सबूतों के साथ पाकिस्तान को आज बेनकाब करेंगे। हमारे हाथ एक रिपोर्ट आई है जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेगी। आज हम पाकिस्तान के आतंकी इतिहास का हर पन्ना आपके लिए खोलेंगे। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized. जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये पन्ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत है। ये दस्तावेज आज आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान के कितने आतंकी संगठन हैं? पाकिस्तान के कौन से आतंकी संगठन के निशाने पर हिंदुस्तान है? 41 सालों से कैसे पाकिस्तान आतंकियों का अब्बाजान बना हुआ है, आज इसका खुलासा होगा। जिस वक्त न्यूयॉर्क में पाकिस्तान कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री दुनिया के सामने अपने मुल्क को आतंकवाद पीड़ित बता रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका में एक संस्था पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रही थी। ये रिपोर्ट अमेरिकी संस्था कांग्रेसियल रिसर्च सर्विस यानी CRS की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की असलियत का पर्दाफाश किया गया है। पाकिस्तान में आतंकी कैसे पनप रहा है, इस रिपोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है।
रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि इस वक्त पाकिस्तान में 12 ऐसे आतंकी संगठन पनप रहे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डेजिग्नेटेड किया गया है। इनमें से 5 आतंकी संगठन ऐसे हैं जिनके निशाने पर हिंदुस्तान है। सीआरएस की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि 1980 से ही पाकिस्तान आतंकियों के लिए मददगार रहा है और भारत के साथ साथ अफगानिस्तान में भी आतंक फैलाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। भारत और अफगानिस्तान के अलावा आतंकी कई अलग अलग फोकस ग्रुप्स में काम करते हैं। सीआरएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सभी आतंकी संगठन 5 अलग अलग एरिया पर फोकस करते हैं: विश्व, अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। यह रिपोर्ट क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने जारी की है। सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान में आतंकियों के कई ऑपरेशनल बेस और मिलिटेंट ग्रुप की पहचान की है। इनमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, आईएस खुरासान, अफगान तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जैश अल अदल, सिपाहे सहाबा पाकिस्तान, लश्कर ए झांगवी शामिल है। पाकिस्तान बार बार आतंकियों पर एक्शन लेने का दिखावा करता है, लेकिन फिर कोई रिपोर्ट उसके झूठ के पुलिंदे में आग लगा देती है। पाकिस्तान हर बार खुद को पाक साफ बताता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का मददगार था, है और आगे भी उसके सुधरने के हालात नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान के बाद अब बात चीन की। लद्दाख में भारत के हाथों मुंह की खा चुका चीन एक बार फिर से नई हरकत कर रहा है और इस बार चीन की तरफ से उत्तराखंड के बाराहौती इलाके में उकसाने वाली हरकत की गई है। खबर है कि चीन की फौज के 100 से ज्यादा सैनिक पहले बॉर्डर पार कर गए और फिर कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। एक पुल को तोड़ने की बात भी कही जा रही है। बाराहौती वो इलाका है जहां इससे पहले भी चीन ने कई बार घुसपैठ की कोशिश की है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि ये जगह एग्जैक्टली कहां पर है और जहां पर घुसपैठ की कोशिश हुई है। इस वक्त आपको हम उत्तराखंड के नक्शे पर भी ये दिखा रहे हैं। भारत के नक्शे में आप पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को अगर देखें तो बाराहौती वो इलाका जहां पर चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई और चीनी सैनिकों ने एक पुलिसकर्मी को भी यहां पर नुकसान पहुंचाया है। आप इसे इस तरह से भी समझिए कि इस इलाके, ये अपने आप में बेहद संवेदनशील इलाका, क्योंकि 1962 में भी इस इलाके में इस तरह की घुसपैठ हुई थी जिसके बाद युद्ध जैसे हालात पैदा हुए थे। अब ये सीमांत क्षेत्र, ऐसे में इन इलाकों का खाली होना भी इस समय सरकार के सामने, सेना के सामने, बीएसएफ के सामने एक बड़ी चुनौती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट की। श्रम मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2021-22 की पहली तिमाही तक, यानी 2021 अप्रैल से लेकर जून तक रोजगार के आंकड़े बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल में देश के 9 क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है और ये औसतन 4% के हिसाब से बढ़ा है। जिन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की बात की जा रही है उसमें आईटी सेक्टर है, बीपीओज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट समेत कुल 9 सेक्टर्स हैं। कोरोना काल में रोजगार को लेकर कैसे हालात रहे, इसे लेकर भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कि श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट में क्या डिटेल्स हैं और सरकार ने रोजगार के आंकड़ों के लिहाज से जो बताया है उसे आप इस तरह से समझिए। हालांकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की रिपोर्ट है। 2013 से 2014 के बीच का भी ये आंकड़ा आपको हम दिखा रहे थे और 2021 की अगर हम बात करें तो उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि हेल्थ सेक्टर में 77% रोजगार जनरेट हुआ है। ट्रांसपोर्ट में इतना रोजगार मौजूद है। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें 2013-14 में 2,37,00,000 और 2021 की अगर आप तस्वीर देखेंगे अप्रैल जून की 3,08,00,000। तो इन 7 सालों में 29% रोजगार बढ़ने की बात की गई है। तो ये ओवरऑल आंकड़े हमने आपको श्रम मंत्रालय की इस रिपोर्ट के हिसाब से दिखाए हैं। हालांकि अगर इस पर आगे और बात की जाए तो 7 साल में सालाना 4% तक रोजगार बढ़ा है। आईटी बीपीओ में सबसे ज्यादा रोजगार आने की बात जो है वो सामने आई है। कोरोना की पहली लहर में रोजगार में हालांकि गिरावट भी दर्ज की गई, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं भी थी, सरकार की उस पर आलोचना भी हुई थी।
कुछ और आंकड़े भी है इस वक्त जो आपको प्लीज वो स्क्रीन पर जो बाकी डेटा है वो दिखाइए इस वक्त, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त। 25 मार्च से 30 जून 2020 तक की तस्वीर यहां पर इन आंकड़ों में हमारे पास है। तो किस सेक्टर में कितना रोजगार है उसकी तस्वीर आपको यहां पर एक बार हम फिर दिखा रहे हैं, जो श्रम मंत्रालय की तरफ से जो ये रिपोर्ट सामने आई है। स्वास्थ्य सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसमें 77% रोजगार की मौजूदगी है। ट्रांसपोर्ट में 68%, 68%। कंस्ट्रक्शन में 42%। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात ब्रिटेन की। इन दिनों ब्रिटेन में ज्यादातर पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है। लोगों को पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग गाड़ी में तेल नहीं होने की वजह से दफ्तर तक नहीं जा पा रहे। ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि लंदन शहर में भी पेट्रोल पंप बंद है और कई जगह पर तो लोग हाथों में डब्बे लेकर दूर दराज के पेट्रोल पंप तक जा रहे हैं। किसी भी तरह से उन्हें पेट्रोल मिल जाए, लेकिन गाड़ी चल सके, ये उम्मीद। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए कि आपको जो हालात इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपके जहन में सवाल यह आ सकता है कि किस वजह से पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है। तो इसके पीछे का जवाब है ड्राइवर्स की किल्लत। ट्रक ड्राइवर्स की भारी कमी के कारण दिक्कत। ब्रिटेन में पेट्रोल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक तेल नहीं पहुंच पा रहा है। ब्रिटेन के 90% पेट्रोल पंप में तेल मौजूद नहीं है। ब्रिटेन में 10,000 ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत है फ्यूल पहुंचाने के लिए। सेना की मदद पर भी अब विचार हो रहा है। गैस स्टेशंस में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किन किन शहरों में ब्रिटेन में दिक्कत है वो भी आप देख लीजिए। ब्रिटेन के कई शहर ऐसे हैं जो इस वक्त पेट्रोल की किल्लत से जूझ रहे हैं। लंदन में ज्यादातर गाड़ियों में पेट्रोल है ही नहीं। हॉलियर्स में पेट्रोल को लेकर भारी दिक्कत। इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड में भी इस तरह का संकट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 3500 आउटलेट ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ब्रिटेन में लोगों का क्या कहना है, इसे भी सुनिए। All weekend I've had no petrol, literally on zero, but we've been driving around trying to get him to school and trying to get petrol at the same time. It's ridiculous, you know. I've just turned up, going to work normally, got 20 miles of fuel left, just can't get any in Milton Keynes where I actually live. Come down here, you've just got to get in the queue now, haven't you? I need fuel. I was meant to be at work at 8 o'clock. Look what time it is right now. It's terrible. Tried to come here last night, same thing. Went to 3 different petrol stations, all closed. Last night, 3 or 4 petrol stations that were closed, so I'm stacking up for the week. I'm quite low right now as well, so I don't know what the situation is going to be in the upcoming days, so I'd rather get some now than leave it any longer. I'm only queuing because everybody else is queuing, is the honest. You know, I need a bit of petrol. If it all runs out, I'm stuck. How are we going to get to work? Ridiculous. I mean, to be sorry to say that. I mean, we should get these kind of, necessary on daily basis, not having this much shortage. It's stupidity that we're all queuing up, but this is my job, so I have to have diesel. That's it. I'm in here for my work. I never know where it's going, so I've got to have diesel. Everybody else, one person tells someone there's queues, so they go and do it, and so on and so forth. Look at my tank. I don't fill up usually, I leave it, but look at that, it's empty. How am I going to get to work on Monday? उत्तर प्रदेश के एक आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएएस क्या क्या बोल गए, उनका क्या मतलब है। आरोप ये है कि ये सब कुछ एक सरकारी बंगले पर किया जा रहा है। वीडियो में कई लोग जमीन पर बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं। आईएएस लगातार किसी इस्लामिक वक्ता की तरह भाषण दे रहे हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। उन्होंने जजीरे नुमाए अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में कायम कर दिया। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं पाए अरब में। लेकिन अभी तो अल्लाह के दूर का इमाम होना है,
अल्लाह के नूर का इत्माम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का इत्माम होना है ना। हर कच्चे पर के अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहाँ इतने इंसान बैठे, इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़े। वीडियो में धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने वाला शख्स IAS है, नाम है इफ्तिखारुद्दीन। शपथ लेकर आए हैं कि धर्म के चश्मे से प्रशासन को नहीं देखेंगे, लेकिन आरोप है कि अपने सरकारी आवास में ही मौलवीगिरी कर रहे हैं। सवाल है, क्या मौलवीगिरी गलत है? बिल्कुल नहीं साहब। फिर से कह रहा हूं, IAS साहब गलत नहीं है। ये पूजा पद्धति की तो छूट है इस देश में, हम भी उसे मानते हैं और समझते हैं, क्योंकि देश सेक्युलर है। लेकिन आपकी बातचीत में पूजा पद्धति से कहीं आगे एक अलग सी मतलब धर्म बदलने के लिए उकसाने जैसी बू आ रही है। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से IAS महोदय क्या कह रहे हैं। नूर का इत्माम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का इत्माम होना है ना। हर कच्चे पर के अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहाँ इतने इंसान बैठे, इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़े। सुन लिया, आपको बार बार इसलिए सुनवा रहे हैं, तय आप दर्शकों को करना है। इसलिए तय करना है कि अगर कोई मौलवी होता तो कोई बात नहीं थी, कोई आम आदमी होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक IAS जो खुद में सरकार और सिस्टम का पार्ट होता है, आरोप उसके ऊपर है और बहुत संगीन आरोप है। वैसे अब जरा IAS महोदय के बारे में जान लीजिए। इफ्तिखारुद्दीन अभी यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन हैं। पहले कानपुर में पोस्टेड थे। 2014 से 2017 तक कानपुर में कमिश्नर थे। दावा है कि ये वीडियो भी कानपुर का ही है। साहब के बारे में जान लिया, फिर से वीडियो पर आते हैं, क्योंकि वीडियो पर ही बवाल है। सामने मजमा है, IAS इफ्तिखारुद्दीन कुर्सी पर हैं, लोगों को इस्लाम पर ज्ञान दे रहे हैं, मजमे में बता रहे हैं कि इस्लाम कबूल करने के फायदे क्या क्या है। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दरिया बनी? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। जब बहन की मौत दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए, बोले जी जरा सा बताइए इसको। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया। मेरे बहन ने माली में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की, इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी ही चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। अल्लाह ने आपको ऐसा सेंटर, ऐसी ये खानका, ऐसा इस्लामी स्टेट कहिए इसको, ऐसा दे दिया है कि यहाँ से आप पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं। अब IAS की मंशा पर कुछ संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। CM योगी को चिट्ठी भी लिखी गई है, कड़े एक्शन की मांग है। जो घटना जो सामने आई है, इफ्तिखारुद्दीन जो IAS हैं और चेयरमैन भी हैं, जिसको UPSRTC के चेयरमैन अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाया था, और विशेष रूप से वो धर्मांतरण करते हुए दिख रहे हैं। उसका वीडियो भी सामने आया, उसकी जांच हुई, मगर इस प्रकार की सोच रखने वाले जो IAS ऑफिसर हैं वो धर्मांतरण का काम करें और अपने घर पे करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता को दिखाता है, और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत सरकार करेगी। मामला एक IAS का है, लिहाजा सरकार भी एक्शन मोड में है। जैसे ही हंगामा हुआ, योगी सरकार ने SIT का गठन कर दिया। हफ्ते भर में वीडियो की जांच होगी, कहां का वीडियो है, तारीख क्या है, IAS के वीडियो में आपत्तिजनक क्या है, कानून के मुताबिक एक्शन क्या होना चाहिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच के लिए SIT का गठन हुआ है, 3 सदस्यीय टीम का गठन। SIT से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। SIT में ADG कानपुर को भी शामिल किया गया है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो धर्म परिवर्तन करता है हम उसकी दावत देते हैं। ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरीके से IAS में नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता क्या सर इसके मामले की जांच की जाएगी? में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस मामले की जांच की जाएगी, गंभीरता से इसको लिया जाएगा। एक जानकारी जरूरी है, वीडियो भले ही पुराना है, लेकिन अगर इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ मामला बनता है तो वीडियो के पुराने या नए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ न भारत।
बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू ने खत लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में अपने करीबियों को शामिल नहीं किए जाने से सिद्धू नाराज हैं। जैसा कि सिद्धू ने अपने इस्तीफे की पहली लाइन में लिखा है कि समझौता करने से आदमी के चरित्र का पतन होता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सिद्धू अपने मन के लोगों को मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैंने कहा था वो स्थिर व्यक्ति नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए वो सही नहीं है। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर क्या कहा, सबसे पहले ये सुनिए। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ प्रेजिडेंट है, अच्छे लीडर है, ऐसी उन्होंने चौहान नाल प्रधान बनाया, कोई ऐसी गल नहीं है। देखो सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है, इसका मतलब ये है। और इस पर कई पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। सुखबीर बादल ने क्या कहा, आप सुनिए। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਨੇ। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर सुखबीर बादल को, जिन्होंने ये कहा कि मिसगाइडेड मिसाइल हैं और इस बार सीधे कांग्रेस पर ही गिर गए हैं। इस बीच लगातार कांग्रेस से डेवलपमेंट हमें मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा और एक के बाद एक जो ये इस्तीफों का आपको सिलसिला दिखाई दे रहा है। कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद मंत्री रजिया सुल्ताना के इस्तीफे की खबर अब सामने आ रही है। लेकिन पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है, घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, सवाल कई हैं जहन में, लेकिन इस पर ऑफिशियली पार्टी क्या कहती है देखना होगा। लेकिन इस बीच देखिए कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब हालांकि कह वो ये रहे हैं कि ये उनका निजी दौरा है, अपने पर्सनल काम से दिल्ली आए हैं, लेकिन जिस तरह से जिस तेजी के साथ घटनाक्रम पंजाब में बदला है, अब कहां किस मुलाकात के क्या मायने हैं, सवाल यहां पर कई हैं। लेकिन इस बीच लगातार आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं पंजाब से। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद से ही सवाल ये उठ रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री पद पर चरणजीत सिंह चन्नी आए हैं, जो उनके करीबी और विश्वसनीय माने जाते हैं, उनकी मंत्रिमंडल में भी सुनी गई। लेकिन सूत्रों से अब ये खबर आ रही है कि कुछ मंत्रिमंडल को लेकर भी उनकी नाराजगी थी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ रंजीता मौजूद हैं। रंजीता, नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देते हैं, कोषाध्यक्ष गुलजार इस्तीफा देते हैं, फिर रजिया सुल्ताना इस्तीफा देती हैं, क्या चल रहा है पंजाब में, ये सवाल इस वक्त यक्ष प्रश्न बना हुआ है। बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है पंजाब के अंदर। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक एक करके पहले कोषाध्यक्ष और अब मंत्री ने इस्तीफा देकर ये कहा है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है उसके समर्थन में और उस इस्तीफे को देखते हुए ये मेरा इस्तीफा है, दबाव डालने की कोशिश कांग्रेस आला कमान पर। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उम्मीद की जा रही थी कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जब कांग्रेस में शामिल होंगे, उस दौरान कांग्रेस के तमाम वो बड़े नेता थे, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, ये वो नाम जिनके नाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अपना पत्र लिखा था उसमें इन नेताओं का ही नाम लिया था। कहा था कि ये वो नेता हैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभव नहीं है और उन नेताओं का जिक्र किया था, वो आज मंच पर थे। लेकिन इस सवाल पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो मीडिया से ये कहा गया कि जो ज्वाइनिंग के सवाल है पहले वो पूछे जाए, उसके बाद दूसरे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधे में ही खत्म कर दिया गया। इसका मतलब कि कांग्रेस के पास अब तक इस बात का जवाब नहीं है कि
आखिर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो क्यों, और मीडिया में ये बात कहे तो किस तरह कहे। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, दोनों पर्यवेक्षक जो अभी पंजाब गए थे, अजय माकन, हरीश चौधरी, ये दोनों दिल्ली में है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत भी यहाँ पर है। कहा यह जा रहा है कि 7 बजे के बाद राहुल गांधी के आवास पर बैठक हो सकती है, और ये तमाम जो नेता है इन लोगों ने आपस में पहले बात की है, और अब राहुल गांधी के यहाँ जब कहा जा रहा है कि 7 बजे के बाद बैठक होगी, उस बैठक में पंजाब में जो अभी घटनाक्रम है, जो ताजा जो चीजें लगातार चल रही है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कोषाध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, और उसके बाद अब किस तरह से पंजाब में कांग्रेस खुद को एस्टेब्लिश करेगी, किस तरह से कांग्रेस लीडरशिप का क्या बयान आता है, इन तमाम चीजों पर सिद्धू के एक और करीबी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दिया, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह भी है कि अब ये पॉलिटिकल संकट जो पंजाब में दिखाई दे रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है। और रंजीता, जब अपने इस्तीफे की पहली लाइन में ही सिद्धू कॉम्प्रोमाइज का जिक्र करते हैं कि चरित्र नहीं बचता अगर इंसान कॉम्प्रोमाइज करने लगे, ये कौन सा कॉम्प्रोमाइज है, किस कॉम्प्रोमाइज का वो जिक्र कर रहे हैं? और अगर कॉम्प्रोमाइज है तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे देने से क्या हो जाएगा? तो फिर क्या कांग्रेस में रहेंगे या छोड़ेंगे? कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर। बिल्कुल, और सवाल इसलिए भी क्योंकि जब ये पूरी जो घटनाक्रम हुई है उसके बाद जब कांग्रेस के एक नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे का दिन और अरविंद केजरीवाल कल चंडीगढ़ में पहुंचेंगे, इन दोनों की टाइमिंग को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। उनका इशारा ये था कि ये जो पूरी पटकथा है इसको कहीं दूसरी जगह से संचालित किया गया था। उनका इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ था, लेकिन इस बात में कितना तथ्य है, कल जब चंडीगढ़ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सवाल ये कि जब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर पार्टी से क्यों नहीं? क्या अभी भी चेक बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? अभी भी संभावना बनाए हुए हैं ताकि अगर दबाव में कांग्रेस आलाकमान आए तो अपनी बात मनवा सके, क्योंकि नाराजगी जो है नवजोत सिंह सिद्धू की वो सीधे तौर पर ये है कि मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको सिद्धू नहीं चाहते थे कि वो चेहरे रहें, उन्हें ड्रॉप करने की कोशिश थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान जो है वो अपने फैसले पर अड़ी रही। चन्नी के जो समर्थित लोग थे उनको ज्यादा तवज्जो दी गई, इस तरह की भी चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया और ये लिखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सिद्धू ने हमेशा अपनी बातों को इसी तरह से शेरो शायरी में और अपने अंदाज में बताने की कोशिश, क्योंकि इस इस्तीफे में भी उन्होंने जो मुख्य कारण है वो जाहिर नहीं किया है। वो सिर्फ जब अपनी बात रखते हैं, आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी 4 महीने पहले, जिसमें कैप्टन भी हाजिर हुए थे नवजोत सिद्धू, जो 15 GRG में बैठक हुई थी, वहां भी आकर उन्होंने जब बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा था कि पंजाब के साथ इंसाफ करना चाहता हूं और पंजाब की जनता आज जो मैं कह कर आया हूं सच्चाई की बात है और इसको लेकर मैं आगे भी बढ़ूंगा, पंजाब की जनता के साथ हूं। तो हमेशा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, नवजोत सिंह सिद्धू कभी अपने पत्ते नहीं खोलते और जो उनकी बातें रहती है वो इशारों में रहती है। लेकिन इस बार जो नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है, जिसकी भनक कांग्रेस आलाकमान तक को नहीं थी, यहां तक भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को भी इसकी भनक नहीं थी। प्रियंका गांधी की वो सबसे करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि उनको अध्यक्ष बनाने के पीछे सबसे बड़ी जो कोशिश थी, सबसे बड़ा जो हाथ था वो प्रियंका गांधी का था। लेकिन अब तक किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पाया है नवजोत सिंह सिद्धू से, क्योंकि कल रात से ही वो नेताओं से बातचीत करना बंद कर दिया है उन्होंने। आज जो बैठक होनी है राहुल गांधी के आवास पर, उसमें चीजें तय हो पाएंगी कि कांग्रेस आखिर पंजाब में जो ये बिखराव शुरू हो गया है एक बार फिर उसको कैसे संभालेगी। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये, एक बात बताइए रंजीता, एक बात बताइए, आपने जिक्र किया कि किस तरह से कयास ये भी लग रहे हैं कि सिद्धू आज पीसीसी पद से इस्तीफा देते हैं, अरविंद केजरीवाल कल चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, किसके इशारे पर क्या हो रहा है, ये सब अभी अटकलें हैं राजनीति के मैदान में। लेकिन जब सिद्धू ये कदम उठा चुके हैं तो अब वो कितना नेगोशिएट कर पाने की पोजीशन में होंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि अभी तक पार्टी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। पार्टी अब सिद्धू को और झेलने के कितने मूड में होगी, सवाल तो अब ये भी है। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है और लगातार इसी सवाल को लेकर जो है वो परेशानी इसलिए भी बढ़ी हुई है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उनको लाइन नहीं मिल पा रहा है। मीडिया लगातार सवाल कर रही है। जो कोषाध्यक्ष है AICC में पवन बंसल, उनसे पूछा गया, रणदीप सुरजेवाला जो है जनरल सेक्रेटरी, उनसे पूछा गया, KC वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, ये तमाम वो नेता जो राहुल गांधी के टीम कहे जाते हैं। राहुल गांधी के, एक सेकंड आपको बस रोक रही हूं, क्योंकि रजिया सुल्ताना जिन्होंने इस्तीफा दिया है, सिद्धू की
करीबी हैं, उनके समर्थन में इस्तीफा दिया है, उनका बयान आ रहा है, वो सुनवा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। मैडम, डीजीपी साहब ने कहा कुछ फैसले ऐसे लिए गए जो पीपीसी प्रेसिडेंट को मंजूर नहीं थे, आपको पता था जी? नहीं, मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। कौन से फैसले? अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस का खराब हुआ इससे, पंजाब कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगी, सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी हैं, ठीक है? नहीं, वो सारा कुछ अपना मनाना असूल होता है? नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया, बताएं क्या मनाया, क्या मनाया उन्होंने अपना? आपने बदलना एक बात सुने, हमने नहीं लिया इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने, देखिए, ऐसे आप गलत बयानी ना करें और इस तरीके से बात ना करें। तो रज़िया सुल्ताना यहाँ पर सिद्धू साहब को उसूलों का पक्का बता रही हैं, लेकिन वही सिद्धू साहब ये भी कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, आगे क्या करेंगे अभी सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। रंजीता लगातार इस पर रिपोर्ट कर रही है। रंजीता, कंप्लीट करिए। जी रंजीता, कंप्लीट करिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जी बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस ऑफिशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इस पर बता क्यों नहीं पा रही है कि आखिर कांग्रेस का इस पे स्टैंड क्या है, क्योंकि कांग्रेस को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बात को डैमेज कंट्रोल किस तरह से किया जाए। इस्तीफा दे दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो है, तो आखिर किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे? एक बार ये चाहती है कांग्रेस आलाकमान की उनकी बातचीत नवजोत सिंह सिद्धू से हो जाए, उसके बाद जो इसको लेकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो पार्टी जारी करे। जिस बैठक की मैं बात कर रही हूं बार बार, उस बैठक में भी ये दिशा तय होगी कि क्या चीजें मीडिया में बोलनी है और किन चीजों से परहेज करना है, क्योंकि कांग्रेस की पंजाब में जो किरकिरी हुई है पहले नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर और आपसी जो गुटबाजी थी उस वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा लेना, कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुलकर कांग्रेस और कांग्रेस आला कमान के पर निशाना साधना, नेताओं का नाम लेकर बयान देना, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर उठाती है कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व जो ये दावा कर रही थी कि एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दाव कांग्रेस ने खेला है, वो दाव आखिर उल्टा कैसे पड़ गया है। और इन सब चीजों को लेकर जो जिस पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को भरोसा था नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने ये काम क्यों किया है, इस सब का जवाब कांग्रेस आला कमान को भी चाहिए ताकि वो मीडिया में इस बात को कह सके। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। और रंजीता जिस बात का जिक्र भी कर रही थी कि 7 बजे जो है इस पर एक मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन इस बीच कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में मौजूद हैं और उन्हें लेकर भी सवाल कई हैं। रंजीता, अभी क्या समझ में आ रहा है? कैप्टन तो हालांकि ये कह रहे हैं कि अपने किसी पर्सनल काम से आए हैं, लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में सिर्फ पर्सनल काम तक इस मौजूदगी को सीमित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और कैप्टन को जिस तरह से कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहा था, उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये बात इतनी जल्दी सही हो जाएगी, पॉलिटिकली वो इतने करेक्ट होंगे और वो टाइमिंग इतनी जल्दी आ जाएगी। यही कारण है कि आप देखिए कि दिल्ली पहुंचने से पहले चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हैं कैप्टन, और दिल्ली जब यहाँ एयरपोर्ट पर उतरते हैं तब भी मीडिया से बात करते हैं। एक मौका भी वो मीडिया में नहीं छोड़ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर बयान देने के लिए, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि एक मौका उन्हें मिला है नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधने का, और वो बार बार यही चीज कह रहे हैं कि ये बात मैंने पहले कही थी, नवजोत सिंह सिद्धू वैसे इंसान है जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक वक्त आएगा जब कांग्रेस आला कमान को पछतावा होगा कि उन्होंने किस व्यक्ति पर भरोसा किया है। ये स्टेटमेंट जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कही जा रही थी कि कैप्टन यहाँ आएंगे, कुछ बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, इन तमाम अटकलों पर फिलहाल उन्होंने विराम लगा दिया है, ये कहकर कि किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति से उनकी मुलाकात आज नहीं है। कपूरथला हाउस जाएंगे क्योंकि वहां सीएम का अपना कुछ सामान है और नए सीएम के लिए वो उस जगह को वैकेंट कर रहे हैं, इसलिए वो सामान वहां निकालने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी गुरेज नहीं की जा सकती है कि ये जो लगातार पंजाब में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस बीच एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस संपर्क साध सकती है, क्योंकि अंतिम जो बातचीत कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी से हुई थी वो इस्तीफे वाले दिन हुई थी। कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी
गांधी ने कैप्टन को फोन किया था और उन्होंने कहा था कि आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, जिसके बाद कैप्टन ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो क्या एक बार फिर संपर्क साधा जाएगा? किस तरह से इस क्राइसिस से कांग्रेस निकल कर बाहर आ पाएगी? क्योंकि चुनौती जो है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस नेतृत्व पर है और उसे इन तमाम चीजों से बाहर निकल कर आना होगा। नहीं तो 2022 के जिस चुनाव की कांग्रेस ये कल्पना कर रही थी कि एक दलित मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने बहुत बेहतर दांव खेला है, ये तमाम चीजें धरी की धरी रहेगी और कांग्रेस खेल से बाहर होती नजर आ रही है। रंजिता, देखिए सवाल कई हैं लेकिन अब जवाब देखना होगा कि क्या रहता है। लेकिन इस बीच चुनाव करीब है पंजाब में और कांग्रेस के भीतर जिस तरह की एक लड़ाई चल रही है उसकी तस्वीर बीते कई दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, जो शांत होने का नाम नहीं ले रही। और जब हम कैप्टन अमरिंदर का जिक्र कर रहे थे तो देखिए उनका ट्वीट है जो उन्होंने फौरन इस घटनाक्रम पर, इस डेवलपमेंट पर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था सिद्धू एक स्टेबल मैन नहीं है और ना ही वो बॉर्डर स्टेट पंजाब के लिए फिट है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने सबसे पहले इंटरव्यू में भी किया था जो उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत को दिया था। जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उस दिन भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और शायद कैप्टन साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ये बात इतनी जल्दी सच होती हुई दिखाई देगी कि सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस्तीफे की वजह क्या रही, इसको लेकर उनकी नाराजगी का जिक्र हो रहा है। लेकिन इस नाराजगी के क्या मायने हैं? क्या सिद्धू अपने लिए आगे की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं? कल केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं तो कई तरह के अभी यहां पर कयास हैं, लेकिन अपुष्ट खबरें कई हैं। लेकिन होता क्या है जमीन पर वो देखना होगा। लेकिन इन सबके बीच मैं आपके पास एक बार फिर रंजीता आना चाहूंगी। देखिए जब बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि कैबिनेट में जो पंजाब की कैबिनेट बनी उसमें कुछ चीजों को लेकर नाराजगी सिद्धू के मन में थी, लेकिन किस हद तक इस बात पर भी यकीन किया जा सकता है अगर हम मुख्यमंत्री पद पर जिस दलित कार्ड को बार बार कांग्रेस प्रमोट कर रही है उस आधार पर और उस आईने से अगर देखें, क्योंकि अगर दलित चेहरे पर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी पर और कल को वही चेहरा क्या सिद्धू का खेल बिगाड़ने की स्थिति में हो सकता था? क्या ये एक तरह का थ्रेट या ये एक तरह की परिस्थिति सिद्धू को अपने लिए बिगड़ती हुई दिख रही थी? तो पॉलिटिकल संभावनाओं में तो महत्वाकांक्षाएं कई हैं रंजीता। मीनाक्षी, देखिए दो चीजें हैं जो अहम है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा क्यों हुआ। राणा गुरजीत जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, आपको याद होगा कि कैप्टन के मंत्रिमंडल में भी थे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार के मंत्रिमंडल में उनकी मौजूदगी, उनको शामिल करना जिसका विरोध लगातार नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे थे, उसके बावजूद भी राणा गुरजीत को कैबिनेट में जगह दी जाती है, उनकी नाराजगी का पहला कारण। दूसरा कारण आपने देखा होगा जिस तरह से कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री को लेकर चयन हो रहा था, उस समय पहले ये इक्वेशन और ये थ्योरी चल रही थी कि कांग्रेस इस बार हिंदू चेहरे को आगे लाना चाहती है। हिंदू चेहरे में सुनील जाखड़ का नाम सबसे पहले चल रहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने सुनील जाखड़ को नए मुख्यमंत्री के लिए जो है वो मना लिया है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है सुनील जाखड़ रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो है बाजी पलटती है और कहा जाता है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां आप सिख मुख्यमंत्री देते हैं, लेकिन सिख में भी अगर दलित मुख्यमंत्री आप देते हैं तो वो कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन होगा। सिख मुख्यमंत्री के लिए भी नवजोत सिंह सिद्धू ही अड़ते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को ये लगता है कि अगर एक सिख मुख्यमंत्री आ जाता है तो उनकी जो दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए वो कमजोर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो दाव कांग्रेस की तरफ से खेला जाता है कि एक दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया, जिसके बाद फिर एक बार नवजोत सिंह सिद्धू को यह लग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा हरीश रावत जब शपथ खत्म हुआ उसके बाद जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब हम कह सकते हैं कि तमाम चेहरों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी भी रहेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू भी रहेंगे, जॉइंट फेस के साथ और सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये स्टेटमेंट हरीश रावत की तरफ से था। तो ऐसे में एक बार फिर अपना सपना टूटता हुआ नवजोत सिंह सिद्धू को दिखा। यही बड़ी वजह है, ये जो दो तीन जो बड़ी वजह जो बताई जा रही है, बात का हम जिक्र कर रहे हैं रंजिता की राजनीति में भी महत्वाकांक्षाएं कई हैं और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर कहां पर किसको अपनी संभावनाओं पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद क्या फैसले होते हैं, सवाल कई हैं। लेकिन कैप्टन साहब दिल्ली में मौजूद हैं, सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, अरविंद केजरीवाल कर पहुंच रहे हैं, तो इन सब के बीच असल में अब पंजाब में क्या होता दिखाई देता है, इस पर नजरें लगातार रहेंगी। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।